न्यायपालिका को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? सबसे ज्यादा खतरा है न्यायपालिका से। न्यायपालिका में संविधान के तहत उन्हें शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तियों का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए संविधान के हिसाब से करें। जज तो आज के समय में राजनीति को ज्यादा राजनीति करते हैं भाई। इलाहाबाद का एक मैटर था, सॉरी यूपी का किसी जुडिशरी का मैटर था। उसमें यह हुआ था कि एक जज ने किसी पुलिस वाले के खिलाफ ऑर्डर किया, है ना। यूपी का या हिमाचल का मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इस पर कोई बहुत पुरानी बात हो। तो ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में जो भी किया उसने जज ने उस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ, कोई पुलिस वाला कोई था, कोई ऑफिसर था, उसको हाईकोर्ट जज ने बुलाया, जज को हाईकोर्ट में अपने ऑफिस चैम्बर में। वो गया जहां भी जिस राज्य की बात है, वहां कौन बैठा हुआ था? वहां वो बैठा हुआ था जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ, वो पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था। क्या मतलब हुआ इसका? और उससे कहा गया था भाई आप ये क्या ऑर्डर कर रहे हैं, ये हमारे ऐसे से बात है। तो न्यायपालिका के जो बड़े जजेज हैं, कुछ जजेज उनमें से ऐसे हैं जो नीचे के जजों को के डिसीजन को प्रभावित करते हैं, पूरे देश में करते हैं। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में मुझे पर्सनल कुछ साथी हैं, उन्होंने मुझे अपने अपने राज्य की घटनाओं का जिक्र मेरे पिछले 21 साल की जज की टेनर मुझसे किया हुआ है। संजीव कुमार फर्स्ट डे से इस को लेके चलता था कि जिस दिन मेरे पास किसी ने फोन कर दिया तो उस जज की नौकरी उस दिन के बाद मैं खा जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे फोन करके मुझे कहा कि आप ऐसे से कर दीजिए या आप ऐसे से कर लीजिए, तो मैंने ये सोच रखा था कि उसको मैं लिख करके और हाईलाइट कर दूंगा उस मैटर को। आदेश आया है और कहा गया है कि अगर कोई एमपी एमएलए आ जाए आपके ऑफिस में, मतलब एसपी साहब के ऑफिस में या फिर डीएम साहब के ऑफिस में, तो खड़े होकर के नमस्कार करना है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। देखिए ऐसा है, एमएलए एमपी आ जाए नमस्कार करना है तो वो बीजेपी के एमएलए एमपी की बात कर रहे होंगे, आपने पूरा आदेश पढ़ा नहीं होगा। और अगर आदेश में ये है कि सभी का करना है तो उसमें अनरिटन आदेश ये है, अलिखित, क्या कि औरों को तो वहाँ पीटना है, औरों पर तो केस लगवाने हैं, औरों को जेल में ठूसना है। बीजेपी के आ जाएं तो उनकी जरूर करना है, और बाकी के आ जाएं तो उन्हें पकड़ के कैसे झूठे केस में फंसा करके उन्हें जेल भिजवा देना है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप एमएलए एमपी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो जेल में चले गए बच्ची पार्टियों के। बताओ, केजरीवाल की पूरी सरकार जेल में चली गई। वो क्या नाम उनका, नहीं घोटाला करेगा तो कोई नहीं बचेगा। अरे सुन तो लो, अरे घोटाले तो बीजेपी वाले भ्रष्टाचार करे कोई नहीं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले घोटाले कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ घोटाला कर रहे हैं? कौन घोटाला किया? सब कर रहे हैं। देखो सुनो, एक बात बता दूं आपको कि केजरीवाल का घोटाला क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया घोटाला नहीं किया। पटेल हाउस कोर्ट ने उस कोर्ट ने केजरीवाल कोर्ट ने कह दिया भाई घोटाला केस में कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल झूठा केस है। एक सेशन जज ने केस को रफा दफा कर दिया, जिसमें कोई बेल नहीं हुई केजरीवाल की, बाकी लोगों की। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मुश्किल से बेल हुई है। एक छोटा जज कह रहा है कि इसमें कुछ सबूत ही नहीं है, कुछ भी केस कहीं भी स्टैंड ही नहीं करता। हमारी लीगल भाषा में कहते हैं प्राइमा फेसाई केस भी नहीं, प्रथम दृष्टया भी नहीं बनता। जब वो प्रथम दृष्टया केस एक छोटे जज को समझ नहीं आ रहा है, ये बात हाईकोर्ट सुप्रीम जज को समझ नहीं आई थी। तो देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हालत देश की बड़ी खराब है। स्वतंत्र जो है रहना चाहेंगे कोई तभी रह पाएंगे, लेकिन वो खुद ही परतंत्र है पहले से, स्वतंत्रता की उसमें उम्मीद नहीं करना। क्या बात करते हैं सर? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। देखो मैं ऑफिसर रहा हूँ, मुझे जजों की पता कितनी स्वतंत्र है। अच्छा आप बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख करके, जब आप जज थे तो फोन जाता था? देखिए भाई ये काम करो यार, फैसला पलट दो। आपने जब बात पूछी है तो मैं आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगा, आप इसको दिखाइए। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, अपनी बात करने से पहले, मुझे लगता है कि उत्तर भारत की जो न्यायपालिका है, साउथ की मुझे नहीं पता, अगर सबसे अच्छी न्यायपालिका कोई सर्विस है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, राज्य लेवल की, तो वो है दिल्ली जुडिशल सर्विस, नंबर 1। बाकी राज्यों में स्थिति तो इतनी खराब है बस पूछिए मत। लेकिन दिल्ली जुडिशल सर्विस में कोई भी जज स्वतंत्र रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन और भी है। मैं और बात खुल के आऊँगा। वो कंडीशन ये है
कि उसे अपने प्रमोशन की चिंता ना हो, उसे और किसी बात की, उसे सुख सुविधाएं वहाँ पर जो कोर्टों में मिलती हैं, स्टाफ को किसी रूप में कम मिल रही हो तो वो ज़्यादा जो लेना चाहे और ना मिले तब भी उसको वो सहन कर जाए, तब तो ठीक है। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ क्या स्थिति है। जब तक आपने कहा फ़ोन नहीं आता है, मेरी जानकारी में, अपनी बात करूँगा, मेरी जानकारी में ये है कि हाईकोर्ट जजों के भी फ़ोन जजों के पास जाते हैं। नीचे के बहुत से तो नहीं कहूँगा, कुछ जजों का तो मुझे पता है, वो फ़ोन करते हैं और नीचे जजों से कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजों के लेवल के जजों से, कि इसमें ऐसे-ऐसे काम आप कर दीजिए। ऐसे मुझे सुनने को कई बार मिला। और हमारे साथी जजेज़ हैं, कइयों ने मुझे बताया कि मेरे पास ऐसे-ऐसे हाई जज का फ़ोन आया, इस केस में आपको ऐसे-ऐसे कर देना है। लेकिन वो चंद केसेस हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं। बहुत ही कम जजेज़ हैं इस तरह के फ़ोन करते हैं, लेकिन बाहर के राज्यों में स्थिति बहुत गंभीर है, मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक मेरा पर्सनल उसका सवाल है, तो मैं आपको एक इंसिडेंट ज़िक्र करूँगा ज़रूर। ऐसा हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने से पहले मेरी जानकारी कुछ चीज़ और भी हैं जी। कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक यानी कि सरकार से स्वतंत्रता की बात करते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में इसकी व्यवस्था भी है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। तो इसीलिए न्यायपालिका की सिस्टम अलग रखा गया है कि कार्यपालिका सब कुछ करेगी न्यायपालिका के बारे में, तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी, तो वो डिसीजन फ्री नहीं दे पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका को अब जो मेरा एक्सपीरियंस है 21 साल के जजों का, जज में रहते हुए, और मैंने और जजों का, अपने साथी जजों का दिल्ली से बाहर भी मैंने जो अपना मेरा एक्सपीरियंस जो उन्होंने पर्सनल मुझे बताया हुआ है, न्यायपालिका को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? सबसे ज़्यादा खतरा है न्यायपालिका से। न्यायपालिका में एग्जीक्यूटिव वाले, कोई भी मंत्री, मैं साफ कह रहा हूँ, कोई भी IAS ऑफिसर, कोई भी मंत्री, कोई भी IPS ऑफिसर या कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है उन्हें फ़ोन कर जाए जब तक आपको जानते ना हो। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो हाई कोर्ट के जजों से, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी, सुप्रीम कोर्ट की मुझे जानकारी में नहीं, लेकिन हाई कोर्ट जजों की मुझे जानकारी में है कि हाई कोर्ट के जजों से कह करके वो नीचे जजों पर प्रभाव डलवाते हैं। मैंने तो एक ऐसी इंसिडेंट का मुझे याद है, मेरे किसी साथी ने मुझे बताया था, वो इलाहाबाद का एक मैटर था, सॉरी यूपी का किसी जुडिशरी का मैटर था। उसमें ये हुआ था कि एक जज ने किसी पुलिस वाले के खिलाफ ऑर्डर किया, है ना, यूपी का या हिमाचल का, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इस वक्त कोई बहुत पुरानी बात होगी। तो ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में जो भी किया उसने जज ने, उस IPS ऑफिसर के खिलाफ, कोई पुलिस वाला कोई था, कोई ऑफिसर था, उसको हाईकोर्ट जज ने बुलाया, जज को हाईकोर्ट में अपने ऑफिस चैम्बर में। वो गया जहाँ भी, जिस राज्य की बात है, वहाँ कौन बैठा हुआ था? वहाँ वो बैठा हुआ था जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ, वो पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था। क्या मतलब हुआ इसका? और उससे कहा गया था भाई आप ये क्या ऑर्डर कर रहे हैं, ये हमारे ऐसे बात है। तो न्यायपालिका के जो बड़े जजेज हैं, कुछ जजेज उनमें से ऐसे हैं जो नीचे के जजों को के डिसीजन को प्रभावित करते हैं, पूरे देश में करते हैं। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, मुझे पर्सनल कुछ साथी हैं, उन्होंने मुझे अपने अपने राज्य की घटनाओं का जिक्र मेरे पिछले 21 साल की जज की टेनर मुझसे किया हुआ है। ऐसा होता है। मैं अब अपनी बात बताता हूँ। संजीव कुमार फर्स्ट डे से इस को लेके चलता था कि जिस दिन मेरे पास किसी ने फ़ोन कर दिया तो उस जज की नौकरी उस दिन के बाद मैं खा जाऊँगा। अगर किसी ने मुझे फ़ोन करके मुझसे कहा कि आप ऐसे-ऐसे कर दीजिए या आप ऐसे-ऐसे कर लीजिए, तो मैंने ये सोच रखा था कि उसको मैं लिख करके और हाइलाइट कर दूँगा उस मैटर को। एक केस की मैं चर्चा आपसे ज़रूर करूँगा कि 2 तरह की चीज़ें जजों के साथ होती हैं। एक तो होती है कि कोई साथी मिल गया, अरे भाई थोड़ा इसमें देख लेना, तो बात ये होती है। एक होती है कि सीनियर जजेस क्या करते हैं, जज कहते हैं भाई इसमें ये हमारा वो है, इसमें ऐसे कर देना। दोनों में आप अंतर समझ रहे हैं कि इसमें ऐसे-ऐसे कर देना, वो चाहता है ऐसे कर दो। एक ये यार मेरा दोस्त है आप देख लेना। एक तो बात ये है उसमें ना।
थोड़ा रीजनेबिलिटी होती है, रीजनेबल होती है। हाँ। वो ये नहीं कर रहा क्या करना है, हाँ, हाँ, क्या हाँ, आपको देख जाना भाई, आदेश नहीं दे रहा है। एक दूसरा आदेश देता है इसी वजह से कि मैं सीनियर जज हूँ हाँ, हाँ, और मैं तुम्हारा नुकसान कर सकता हूँ, एसीआर लिखने में कर सकता हूँ, किसी और चीज में कर सकता हूँ। तो मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एक केस पे मैं आपको चर्चा जरूर करूंगा। मैं एक कोर्ट में था मजिस्ट्रेट, मेरा एक केस आया। तो उस केस में हुआ ये था कि एक ट्रक वाला था, वो अपना दोनों लोग जा रहे थे। पुलिस वालों ने उसे 3-4 पुलिस वालों से रोका और रोक करके उसे पीटा और पैसे मांगे, जो भी रहा होगा, जो हमारा केस था। और उसे इतना पीटा, उसके यहाँ सिर पे 9-10 टाँके थे शायद। तो मेरे पास में मजिस्ट्रेट था, एफआईआर के लिए, सर एफआईआर की जाए। वो थाने गए, थाने वाला क्या एफआईआर करेंगे, उसी थाने के तो पुलिस वाले पीट रहे होते है ना। तो वो आया, ये 56 सीआरपीसी बोलते हैं, आप जानते होंगे शायद ना, अब तो चेंज हो गया। तो उसने एफआईआर के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने थाने से रिपोर्ट मंगाई। और वो जो बंदा था वकील एडवोकेट के साथ में, वो जिसकी चोट लगी थी वो खड़ा हुआ था। तो एसएचओ आया, एसएचओ आकर के और उसने, मैंने उससे पूछा भाई ये क्या करना, सर ये झूठा है, कुछ नहीं किया, अपने आप कहीं मान लिया हो, हमें नहीं पता, कुछ नहीं हुआ है। पुलिस तो ऐसे ही कहती है, वो तो कह कैसे देगी साहब गलत है। तो क्या होता है, मैंने कि भाई ऐसी चोट लग गई, लेकिन ये 9 टाँके कैसे सिर में आ गए, अपने आप ईंट मार लेगा, अपना सिर फोड़ लेगा, ऐसा क्यों करेगा। तो मैं नहीं, एसएचओ ने चोट नहीं पहुंचाई थी, 3-4 पुलिस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर था, 2 सर कांस्टेबल नहीं होंगे। लेकिन उसका कहना ये था, मैं जब एसएचओ के पास गया मुझसे बातें भगा दी और डांटा और मुझे, ऐसा कुछ कहा था। तो मैंने उसी वक्त कोर्ट में ही, और मैंने उसे एफआईआर के ऑर्डर कर दिए। अब वो एसएचओ मेरे तब देखे, इन्होंने तो इवनिंग के शाम को करना, मैं तुरंत में भाई कुछ नहीं, 9 टाँके हैं, मैं देख लिए, मैं लिखा के इसके खिलाफ तुरंत एफआईआर ऑर्डर किया जाए 24 आवर्स। उसके 7-8 दिन के बाद क्या होता है, मैं देखो ये बात कोई बताएगा नहीं, एक संजीव कुमार को किसी की परवाह नहीं है, संजीव कुमार नौकरी छोड़ के आया हुआ है, मेरे बारे में सब जानते हो किस तरह जज रहा हूँ मैं। तो उसमें से रहा हूँ, मैं 14 में रिजाइन किया, तो हाईकोर्ट में रिजाइन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, डर की वजह से ये हालत रही है। तो अब मैं बताऊँ आपको फिर क्या हुआ। मुझे जो है, मेरे जिस जिले में पोस्टिंग थी, मुझे सीनियर जज ने मुझे बुलाया उस जिले में, और महिला थी वो जज, मेरे तेवर को अच्छी तरह से जानती भी थी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं कभी किसी जज से मिलता नहीं था, जज होकर ही मुझे जजों से मुझे एलर्जी थी। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं नौकरी छोड़ के भी आया हूँ, मुझे जज बज का ऐसे ही ये मामला है ना। तो खैर फिर हुआ क्या कि अच्छा, मुझे उम्मीद ये थी कि कोई मीटिंग है जजों की, वहाँ मुझे बुलाया गया है, और मीटिंग में जज बुलाए जाते हैं, कोई इशू नहीं है, डिपार्ट हमारी मीटिंग होती रहती है, वो कोई इशू नहीं है, होती रहती है। हाई कोर्ट में जाना पड़ता है कभी कभी, नीचे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना पड़ता है, और भी चीज़ें रहती। खैर, तो फिर क्या होता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि संजीव जी आपने एक एफआईआर ऑर्डर किए हैं। मैंने तो करता रहता हूँ, नहीं बात थोड़ी है तो उन्होंने कहा कि किसी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर किए हैं। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल किए होंगे, हाँ किए हैं सर कुछ समय पहले। अब मुझे उम्मीद थोड़ी थी कि मुझसे कोई इस तरह कोई पूछेगा, हाँ किए होंगे। तो अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो आपके चैनल के माध्यम से इसको अलग करके दिखाना। मतलब ये जो वीडियो आप बना रहे हैं, ये बंगाल के अलग रखना है इसको, है ना, इसको काट देना है इसको, ये अलग अलग कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मैंने उनसे, मुझसे उन्होंने ये कहा कि मुझसे जिला जज ने कहा है कि संजीव जी से कहिए कि वो पुलिस वालों के खिलाफ ऑर्डर ना करें। मैंने कहा अच्छा। और फिर उस जिला जज ने ये कहा था उस महिला जज से, मुझसे जिला जज नहीं कह पाया, ये कहा था कि भाई पुलिस वाले तो जजों के हाथ और पैर होते हैं, पुलिस वाले तो जजों के हाथ और पैर होते हैं। मैं आपको ऑन कैमरे में बात कह रहा हूँ, क्या चल रहा है सिस्टम को समझना। तो मैंने फिर उससे क्या जवाब दिया, मैंने कहा कि ये तो मैंने पहली बार सुना है कि पुलिस वाले जजों के हाथ और पैर होते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो दिल्ली में
एसीपी को, एसएचओ को उम्र कैद की सजा होती देखी है? बिल्कुल। है ना? मैंने कहा, और अभी देखो, अभी तो फांसी हुई है। हाँ। कुछ पुलिस वालों को अभी तो फांसी हुई है, कि 9-10 पुलिस वालों को। और यहाँ पर हाथ और पैर आंख हो गए हैं। मैंने कहा, आप तो कह रहे हो कि जिला जज का कहना ये है कि पुलिस वाले जजों के हाथ और पैर होते हैं, तो जो जिनको उम्र कैद हो चुकी है और जेल में जजों ने ऑर्डर पास किए हैं, तो न्यायपालिका तो लंगड़ी लूली घूम रही है क्या? मेरा यही सेंटेंस थे। अगर हाथ और पैर होते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वाले जेल भेजने के बाद क्या हम लंगड़ी लूली घूम रहे हैं क्या? बिल्कुल। मैंने कहा कि, और कई बार रिपीट किया, जिला जज से कह देना, जब जब मेरे पास ऐसा केस आएगा, ये तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर थे, अगर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी होगा, दिल्ली का गृह मंत्री भी होगा या प्रधान मंत्री भी होगा, तो उसके खिलाफ ऐसे ही एफआईआर के ऑर्डर होंगे। मुझे क्या ऑर्डर करने हैं, मुझसे कोई देश में कह नहीं सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये है। मैं आपके इसके माध्यम से पूरे देश के जजों को मैसेज देना भी चाहता हूँ। क्या एक मैं उस वक्त मजिस्ट्रेट था, मैंने कहा कि जब जब मेरे पास ऐसा केस आएगा, ये तो कांस्टेबल का था, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी होता तब भी मेरा यही ऑर्डर होता, और जब जब ऐसे होगा तब तक ऐसे ही ऑर्डर होता रहेगा। और जिला जज से कहते ना, अगर कुछ बात करनी है तो पहले मुझसे सीधा बात कर ले, आपके थ्रू बात क्यों कराई जा रही है? अब वो मैडम मेरे तेवर को बहस जानती थी पहले, तो मुझे लस्सी बसी पिलाई उन्होंने कि आप गुस्सा हो गए। मैंने गुस्से की बात नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, कोई जज क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, क्या ऑर्डर किया है, न्यायपालिका उसमें कुछ नहीं कह सकती। ऑर्डर चैलेंज होता है तो ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है, लेकिन ऑर्डर वो किसी को बारे में क्यों ऑर्डर कर दिया, ये जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो, बिल्कुल लीगली जैसे कंटेम्प्ट ऑफ, एक जज से दूसरा जज ये नहीं कह सकता कि आपने आखिर ये ऑर्डर कैसे कर दिया। वो कब कह सकता है, जब हमारा ऑर्डर चैलेंज होता है, तब वो ऑर्डर को सर कर दे। ये व्यवस्था है, हमारा ऑर्डर गलत होता होगा, सेशन कर दे, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा ही होता है। तो देखिए, एक घटना का मैं आपको जिक्र और, उस मामले में क्या हुआ कुछ? नहीं, हाँ, उस मामले में क्या हुआ, तो मेरे तेवर से वाकिफ थी, मैं लस्सी बस्सी पिलवाई, और मैं बड़ी गुस्से में, और मैंने जाति से भी कहा, मैडम आई एम रिपीटिंग अगेन मतलब यही बढ़ता है, जब जब ऐसा केस आएगा तब तो संजीव कुमार यही ऑर्डर करेगा, ये बात मेरी पहुंचाते। अब क्या हुआ, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मुझ जैसे खतरनाक जज को वो जज बुला करके कुछ कह देगा, वो क्योंकि वो बड़ी जानकार थी, तो उनके माध्यम से उनके आने की कोशिश करी। मैंने फिर भी वेट किया कि मुझे किसी बुला तो ले। उस दिन मैं बताता हूँ कि जिला जज के उस दिन देश देखेगा क्या होता है। वो तो मेरी मित्र थी, जज जो थी, तो अलग बात थी। दिल्ली का ही मामला है, दिल्ली का ही मामला है, मेरा ही मामला है, मैं दिल्ली में जज रहा हूँ, यूपी जज नहीं रहा हूँ बाहर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे आज तक नहीं फोन आया। और एक बात और बता दूंगा, भोजनों की बात करें, आपको चेक अलावा बाम से, वो भोजन के जज थे जिन्होंने ये बात मुझसे कहलवाई थी। तो बात बड़ी विचित्र है इस देश में। न्यायपालिका का मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ जजेज हैं, बहुत सारे तो नहीं है, जो अपने अधीन जजेज हैं उनको प्रेशर डलवा करके काम करवाते हैं, ऐसे जजेज हैं। लेकिन कुछ जजेज हैं, और तो ये एग्जाम्पल मुझे मेरे कई साथियों ने बताया है। और मैं एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैंने यहाँ तक सुना है कि उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मजिस्ट्रेट और जज है उसके पैर छुएं। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में सुना है। एक जज ने, तो मेरे साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो जिला जज से मिलने गए, जब मजिस्ट्रेट से चुन के आए, तो बात खत्म करेंगे ना वो जिला जज के पास मिलने गए फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं सोफे में बैठ गए जिला जज के ऑफिस में। तो और जो मजिस्ट्रेट और जज है सीनियर, वो आकर के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़े जिला जज के। उन्होंने कहा ये क्या ड्रामा है, वो चुपचाप बैठ रहे। अब जिला जज उनको ऐसे उससे घूर कर देखे कि नया लड़का आया है और ये मेरे पैर नहीं छू रहा और सीधे मेरे पैर छू रहे हैं। तो देखो, दिस इज द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यायपालिका का मैं विरोध करता हूँ जी। आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो मैं, मेरे विरोध का कारण मेरा ये कि न्यायपालिका का मैं हिस्सा रहा हूँ जी। और न्यायपालिका में बहुत बड़े पैमाने सुधार की आवश्यकता है। न्यायिक सुधार जब तक नहीं होगा, जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक इस देश में स्वतंत्रता नहीं आ सकती। आप इलेक्शन कमीशन की जो बात कर रहे हैं ना, एसआईआर की बात कर रहे हैं, और कुछ हुआ नहीं है इसमें, जो है जुडिशियल रिफॉर्म ना होने की वजह से जज जो है कोई समाज से आते हैं, जब समाज में बहुत बड़ी गिरावट है। देखो, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क जितने भी हैं समाज में, जैसे
हमारे समाज में बहुत गिरावट है। जज भी वहीं से आ रहे हैं, तो जज भी वहीं से आ रहे हैं, तो वो इसी तरीके से चीज़ें लेके आ रहे हैं। मैंने अभी देखा, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने आज ही या कल देखा है कि एक पुलिस वाले ने उत्तर प्रदेश में वीडियो बनाया, कहा कि हमसे रिश्वत ली जाती है। देखा नहीं देखा आपने? अब देखना, बड़ा वायरल है। कल उसने वीडियो बना करके लखनऊ में ही जो रिजर्व लाइन होती है वहाँ पर उसकी पोस्टिंग है। उसने ये आरोप लगाए हैं कि जमींदारी व्यवस्था चल रही है काले अंग्रेजों के द्वारा। काले अंग्रेज कौन है? आईपीएस ऑफिसर। ये आप वीडियो देखना, नाम उसका बोल रहा हूँ, कोई शुक्ला कुछ करके नाम है उसका, पुलिस कांस्टेबल का। उसने वीडियो बनाया अपना, अपलोड किया हुआ है, वो सारे चैनल में चल रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश में कहा है कि देखिए काले अंग्रेज आईपीएस ऑफिसर जमींदारी व्यवस्था कैसे रखे हुए हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। उसने बताया कि हमारे रिजर्व उसमें रिजर्व क्या बोलते हैं उसको? अभी आपने शादी देखी, एक शादी हुई है, मैं इसकी बात कंप्लीट कर लूँ, बात रह जाएगी, फिर आप बात रखना। उसने ये कहा है कि वो जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो हमारे यहाँ करीब 550 पुलिस वाले हैं जी। और कम से कम 400 पुलिस वालों से समझ लीजिए, मान लें तो 2000 रुपये पर मंथ डिमांड होती है, 2000 पर मंथ जाते हैं, यानी कि 8 लाख रुपए 400 लोगों से पर मंथ जो आईपीएस ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट का, वो रिश्वत के रूप में हर पुलिस वाले से लेता है। ये उसने आरोप लगाए हैं, वीडियो बनाकर वो चैनल पर चल रहा है। देश में स्थिति बड़ी गंभीर है। आप कुछ कह रहे हैं, आप पूछिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात बोल रहे हैं, अभी एक आईपीएस साहब की शादी हुई है, तो उनकी वाइफ भी आईपीएस हैं। तो पता चला कि देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में रिसेप्शन दिया जा रहा है और बताया गया कि शादी में खर्च तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए हुए हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही ना। पता चलता है कि आईपीएस का वेतन कितना होता है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन 2 करोड़ की गाड़ी से, डिफेंडर से, और ना जाने किस किस गाड़ी से घूम रहे हैं, तो पैसा कहीं ना कहीं सा ही रहा है। अब नंबर 1 का हो या नंबर 2 का पैसा हो। देखिए ऐसा है नंदन जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश में जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं या पीसीएस ऑफिसर्स हैं, जजों की संख्या थोड़ी कम कर लो। मेरा भी अपना आकलन ये है कि 90% कम से कम भ्रष्ट हैं। और यही आरोप जो खेमका जी जो आईएएस रिटायर हुए हैं उन्होंने भी यही आरोप लगा हुआ है। हर आईएएस और आईपीएस से बनते हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था कि ये टॉपर लड़की, ये टॉपर लड़का, 3 महिला टॉपर, फलाने टॉपर, ये टॉपर, टोटल ड्रामा है। वो क्या करेंगे पता है? क्या कहेंगे या क्या करेंगे? आप उनके इंटरव्यू सुनिए, आईएएस में सेलेक्ट हो गए या आईपीएस बन गए, जो ही बन गए, क्या कहेंगे वो? मैं देश की सेवा करूँगी। मैं इस सेवा में इसीलिए आई हूँ कि देश की सेवा कर सकते तो इसी सिविल सर्विस से कर सकते हैं, बाकी देश की सेवा नहीं किया सकते। तो मैं देश के लिए कैसे सुधार किया जाए, वुमेन्स के साथ कैसे प्रोटेक्ट किए जाएँ, गरीबों को कैसे किया जाए, इसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगाऊंगी। वो क्या करते हैं? गरीबों का शोषण करते हैं, रिश्वत कमाते हैं। आपके डिफेंडर में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही ये खबर है अभी, शायद उत्तर प्रदेश की, आई एम नॉट श्योर, कि लेखपाल पे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। आप कह रहे हो आईएएस आईपीएस की बात करते हैं, डिफेंडर कितनी डिफेंडर रहेंगे? 50 करोड़ बताओ, 50 करोड़ की डिफेंडर कितनी है बता दो। तो ये लेखपाल का है, जो पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना दिया था, बाद में उसे डिमोट किया गया है और लेखपाल है। उसके बाद 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। ये तो देश की हालत है। लेकिन सब लोग करप्ट नहीं है ना। देखिए, तमाम आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जो एक मिसाल के तौर पर अपना नाम बनाते हैं। उसमें से राजीव कुमार जी हो गए, उसमें से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हो गए। ये नाम जो ये सब हीरे हैं, डायमंड है, कोहिनूर है। ये जो बता रहे मुझे कौन सी ज्ञानेश कुमार जी कौन है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कोहिनूर हैं। देखो, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये जो आते हैं आईएएस ऑफिसर बन के आते हैं, आईएएस ऑफिसर लिए जाते हैं, तो ये तो वैसे ही गुलामी करके आए होंगे। आप 5-7% आईएएस ऑफिसर ईमानदार हो सकते हैं, मुझे इस पर भी डाउट है वैसे, है ना। तो मोदी जी या कोई भी सरकार, मोदी जी तो क्या गुरु आदमी इस मामले में, अगर किसी को इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं तो वो तो उससे पहले ही बता दिया होगा कि करना क्या है, और बताएं जरूरत ही नहीं है। वो खुद गुलामी करके आ रहे हैं तो उन्हें तो क्या करना, वो अपने आका से पूछने वैसे ही जाने हैं। तो जिसमें पहले बताया कि संविधान के तहत उन्हें शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तियों का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए संविधान के हिसाब से करें। वो शक्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा गलत तरीके से करते हैं और अपने जो आका बैठे हुए जिन्होंने बनाया हुआ है उनकी सेवा पानी करने जैसा चाहें वैसा काम करते हैं। ये आईएएस ऑफिसर की ज़्यादातर की स्थिति यही है। तो ये जो ज्ञानेश कुमार जी की बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है क्या किया है इन्होंने, तो उसको कहने की बात ही नहीं है। मतलब है ना, साफ नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से, मतलब 99% आप कह लो, 1% कहीं थोड़ा हो सकता है कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पे काम करते हैं। गरीब आदमी सर, गरीब आदमी साथ कुछ होता है, अनहोनी होती है, तो वो कहता है कि चलो
तुझे हम देखेंगे अदालत में, मिलते हैं कोर्ट में, और वहां पर जज साहब बैठे, जस्टिस साहब बैठे हैं, वे लोग इंसाफ कर देंगे। लेकिन आज से कुछ साल पहले कुछ जजों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे ऊपर दबाव है जी, हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं, हम फैसला दे रहे हैं। फैसला और न्याय में जमीन आसमान का अंतर है। देखो ऐसा बता दूं कि जिस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जजों की, वो हाँ। 4 जज थे, जिसमें सबसे सीनियर जज कौन था? रंजन गोगोई। उसमें से चारों में से सबसे सीनियर थे रंजन गोगोई, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और उन्होंने क्या किया, अब ये समझो। आप क्या समझ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जज अपने सही काम करने के लिए, संविधान के हिसाब से चलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? फिर अरे सब ड्रामे हैं जजों के। मैं बता रहा हूँ, जज तो आज के समय में राजनीति को ज्यादा राजनीति करते हैं भाई। देखो ऐसा है, अगर रंजन गोगोई इतने अच्छे होते, अच्छे इंसान होते, तो मुझे बता दो कि उनके ऊपर महिला ने, उसकी जज, सुप्रीम कोर्ट की महिला ने आरोप लगाए थे मेरे साथ शायद शोषण किया हुआ। आपको पता नहीं पता खबर? और बड़ी गंभीर बात क्या है उसमें कि उस महिला को रंजन गोगोई जी ने क्या करे, पुलिस वालों से वहां पर, कौन सा थाना था ये दिल्ली का, शायद तिलक मार्ग थाने में सुप्रीम कोर्ट मेघा से आता है ना, तो उनसे कह करके उसके साथ उसके भाई भाइयों को से प्रताड़ित किया गया, उनको केस लगवाए गए। और जब बाद में मामला खुलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो उस पर चीज थे खुद बन करके बेंच में बैठ जाते हैं। 3 जजों की बेंच उस केस को सुननी थी, जिसमें रंजन गोगोई के खिलाफ मामला आया हुआ है। आप बताइए कैसे जज हैं ये? रंजन गोगोई के खिलाफ, मेरे खिलाफ केस है, मेरे आरोप क्या है कि पहले महिला तो कानून खिलाफ है ना, फिर तो खिलाफ है। अपना केस कैसे सुन सकता है कोई जज? तो सुन तो रहे थे वो, तो सुन नहीं सकता तो सुन तो रहे, तभी तो कह रहा हूं। अब वो अपने आप केस सुना, बाद में हंगामा मचा, तो उन्होंने बाद में फिर अपना नाम नहीं लिखा उसमें, सुन की सुनवाई 3 जज बैठ के सुनवाई करके ऑर्डर पास किया हुआ है। तो देखो ऐसा है कि अब उन्हीं जज साहब ने क्या किया, राम मंदिर का ऐसा घटिया जजमेंट दिया बारे में छिदवाल। उन्हीं जज साहब ने क्या किया, बाद में बीजेपी की टिकट पे वो आरएसएस उसके राज्यसभा एमपी बन गए। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ड्रामा था, चाहे कुछ भी नहीं था। बात असलियत में क्या थी, तो जब चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, तो वो, इनका आरोप ये था कि अच्छे केसेस वो अपने पास रखते हैं, हम लोगों को छोटे मोटे केस ये देते हैं। इनकी समस्या थी ये। आज भी देखो आप, सूर्यकांत जी सारे बड़े केस लेके सुन रहे हैं, इतना छोटा मोटा केस किसी को भेज देते हैं, सारे केस खुद लेके बैठते हैं। तो ये मास्टर रोस्टर की कहानी होती है कि चीफ जस्टिस इंडिया ही किस केस को किसको मार्क करेगा, उसके अधिकार क्षेत्र में होता है। बाकी जजों सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो कोई केस किसके पास जाएगा चीफ जस्टिस इंडिया तय करता है। वो इस बात से दुखी थे कि हम पे बड़े बड़े मजेदार केस क्यों नहीं आ रहे, ये उनकी प्रॉब्लम थी। तो वो जो जजेज है उनको आप छोड़िए, वो सब इस वजह से नहीं आए थे कि देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, हम अंतरात्मा से काम नहीं कर पा रहे, ये सब बेकार की बात। एनवी रमना की बड़ी तारीफ होती है, कहते हैं कि अगर कोई सीजीआई हो तो एनवी रमना जैसा हो। उन्होंने ऐसा क्या किया था वैसे? मैं तो क्या किया मुझे नहीं पता। कहते बहुत अच्छा काम कर नहीं, क्या किया था? एकदम जस्टिस दे दिया लोगों को, किस क्या दिया था? इंसाफ दे दिया, हमें तो कहीं नहीं मिला, कहीं पर कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं कोई आपत्ति नहीं। देखो ऐसा है, मैं थोड़ा डीवाई चंद्रचूड़ साहब की भी बात होती है कि राम मंदिर का इतना बड़ा फैसला उन्होंने दे दिया। हाँ, चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया था राम मंदिर का, लेकिन भगवान के पास जाकर के उन्हें राम जी से जाकर के उन्होंने पूजा करी, उन्होंने उनको सुझाया डिसीजन क्या देना है, तब वो डिसीजन दे। ये बात उन्होंने खुद एडमिट की है। मुझे एक बात बता दें कि चंद्रचूड़ जी ने ये जो अपनी मैंने प्रेयर करी भगवान से, उन्होंने मेरा रास्ता सुझाया, तब मैं डिसीजन देने में कामयाब रहा। चंद्रचूड़ जी पता है हार्वर्ड पढ़ के आए हैं, विदेश पढ़ के आए हैं, ये इंडिया में नहीं पढ़े हैं। उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस इंडिया रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, चीफ जस्टिस को ये नहीं पता कि ये हम गलत काम कर रहे हैं, और इसको बात को बाहर ओपनली कह भी रहा बंदा वो, मतलब एक तो बात आदमी ना के वो बात कह भी रहा है, उसे ये भी नहीं पता कहने के बाद क्या मैसेज देश में जाएगा। चोरी और सीना जोरी, उसको ये नहीं पता चीफ जस्टिस इंडिया को कि ये मेरा एक्ट जो है वो गलत है। भैया तुम मुझे बताओगे, हिंदू जो है किस देवता के पास पूजा करने जाएगा? अपने घर में। और उसी घर में कौन आए थे? नरेंद्र मोदी जी आए थे पूजा करने। वो किसकी पूजा कर चल रही थी? याद है? नहीं याद? फोटो याद है? वो कौन दी देवता थे वहां? तो नरेंद्र मोदी जी घर में पूजा करने उनके में आ रहे हैं,
वो ही वहाँ उस मंदिर में या उसमें वही मूर्तियाँ होंगी। तो जब जजों के पास, कोर्ट के पास केस ये कि इसमें राम का जन्म स्थान था, ये क्या मंदिर था पहले या मस्जिद बाद में मंदिर तोड़ के बनाई गई है, हिंदू और मुस्लिम जो उनके भगवान है उनका विवाद था। तो ऐसी स्थिति में एक जज ये कहे कि मैं भगवान के पास गया, डेटी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मुझे रास्ता सुझाया, मैंने डिसीजन दिया, तो किसके पास गए होंगे? ये तो वैसी बेईमानी होगी। अगर हम हिंदू के अपने मंदिरों से उन्हीं राम से पूछेंगे जिनका का विवाद चल रहा है कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उनका मंदिर था, उनका मंदिर नहीं था, उसी पर आप उनसे पूछ रहे हैं, या और किसी धर्म के देवता से पूछ रहे हैं। क्या वो अल्लाह से पूछ रहे थे वहाँ पे? क्या उनके यहाँ कोई मजार मस्जिद बनी हुई है उनके घर में? वो किससे पूछेंगे? डेटी किसकी होगी वहाँ? डेटी होती किसकी है? डेटी वर्ड का इस्तेमाल किया है। डेटी तो होती ही हिंदू धर्म में है, मुस्लिमों में कहाँ होती है? कहीं अब देखिए आपने मूर्ति? तो ऐसे जैसे कि आप क्या आपके एन वी रमन्ना की बात कर रहे हैं, उनकी मैं एक बात बताऊंगा तो देश जाने क्या कहेगा, लेकिन मैं इस पर भूल रहा हूँ कि वो बात उन्हीं के लिए किसी और के लिए है। एक जज की बताता हूँ आपको, इसको मैं भी अलग रखता हूँ जज कौन थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस इंडिया बने थे, एन वी रमन्ना थे या दूसरे, मुझे याद नहीं। हुआ ये था, जब एन वी रमन्ना जी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जब एलिवेट हुए हाई कोर्ट से, इन पर केस चल रहे थे। जब ये पहले स्टूडेंट लाया में थे, केस चल रहे थे, और केस चलने के बाद में इन पे एफआईआर हुई थी, केस चलता रहा, और शायद ये पीओ भी हुए थे। मैं थोड़ा नाम में थोड़ा भूल रहा हूँ, कोई लंबा समय होगा, आपने अचानक ही पूछ लिया। आप मुझसे पहले कहते में तैयारी करके भी आता था ना। वो जज साहब का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है यही हो। ठीक है। उन पर केस चल रहा था। जब ये बन के आए सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के बाद में, तो इनके खिलाफ मामला उठा कि भाई ये तो भगोड़ा घोषित हो चुके हैं, या इन पर केस चल रहा था पहले, तो ऐसी स्थिति में इन्हें कैसे बनाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, तो डिसीजन मैंने पढ़ा है। उसमें यह था कि भाई पहले केस था, लेकिन वो केस पहले खत्म, जज बनने से पहले या उसके कुछ चंद बाद में खत्म हो चुका था पहले। यही सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों के लिए क्या कहता है, बता दूं आपको क्या कहता है? क्या पुलिस वाला, अगर कोई पुलिस वाला बनना चाहता है और पुलिस बनने से पहले उसको कोई एफआईआर हुई है, और तो फिर वो पुलिस वाला बन नहीं सकता, और उससे पहले एफआईआर होने के बाद में अगर समझौता हो गया, एफआईआर खत्म ही हो गई, तब भी नहीं बन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, एक नहीं अनगिनत जजमेंट है। दोबारा समझ लें, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है, लेकिन बनने से पहले उसने कोई अपराध किया है, कोई हिंसा करी, कुछ बात हुई, कुछ भी हुआ हो, उसके बाद में लेकिन वो समझौता कर लिया और केस से वो उससे पहले ही केस खत्म हो गया, तब भी पुलिस कांस्टेबल नहीं बन सकता। ये उसकी इनएलिजिबिलिटी है कि हमारी फोर्स में ऐसे लोग नहीं आ सकते जो इस तरह काम कर चुके हैं, भले ही समझौता हो कि केस पहले खत्म हो चुका हो। लेकिन जो जज साहब थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूँ, शायद वो होंगे या कोई होंगे, आई एम नॉट श्योर। तो वो तो उन पर भी केस था, उन पर भी केस चला, उसके बाद में उनको जज बनाने में सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति कांस्टेबल नहीं बन सकता, पहले एफआईआर हो चुकी है। तो ये तो हालत है। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो देश की नीति है। आप जो है ना, किसी दिन मुझसे पहले कहेंगे तो मैं रिसर्च करके आपको विद प्रूफ जजमेंट के साथ बताऊंगा कि मैं किस जज की बात कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट जज बने तो चीफ जस्टिस इंडिया भी रहे थे वो, जिनके पहले एफआईआर थी, विवाद चला, और शायद वो प्रोक्लेम ऑफेंडर पीओ घोषित हुए थे, भगोड़ा घोषित हुए, शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं देख के बताऊंगा, पुरानी बात हो चुकी है, इसमें भूल गया। चलिए, बहुत थैंक यू सर।